तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत 5 साल पहले हुई उस भयानक दिन से होती है जब क्लार्क नाम का एक विशाल कॉमेट पृथ्वी से टकराया था। उस टक्कर ने लगभग 75% दुनिया को तबाह कर दिया था। जहां शहर मलबे में बदल गए थे, समुद्र उफान पर आ गए थे और आसमान महीनों तक धुएं से ढका रहा था। अब 5 साल बीत चुके थे, लेकिन धरती अब भी पूरी तरह संभल नहीं पाई थी, क्योंकि कई इलाकों में रेडिएशन फैल चुका था और समय समय पर उठने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान बची खुची तकनीक को भी नष्ट कर देते थे। इसी कारण लोगों को जमीन के नीचे रहकर ही नई जिंदगी शुरू करनी पड़ी। उन्हीं लोगों में से एक था जॉन गिडी। उसने हालात के सामने हार मानने के बजाय जिम्मेदारी उठाई। उसी जिम्मेदारी के चलते वो एक इंजीनियर और एक्सप्लोरर की तरह काम करने लगा। उसका काम था बंकर से बाहर जाकर हालात की जांच करना। वो रेडिएशन का स्तर मापता, टूटे हुए इलाकों में सुरक्षित रास्ते तलाशता और जो भी उपयोगी सामान बचा हो उसे इकट्ठा करके वापस लाता। एक दिन वो नियमित मिशन पर बाहर निकला। उजड़े हुए इलाके से गुजरते हुए उसने जमीन में एक नई गहरी दरार देखी। उस दरार के अंदर से लाल गर्म लावा बह रहा था, जैसे धरती का घाव अब भी भरा नहीं था। वो सावधानी से आगे बढ़ता रहा, क्योंकि जमीन कभी भी धंस सकती थी। चलते चलते वो समुद्र के किनारे पहुंच गया, जहां उसे कुछ उल्टी पड़ी लाइफ बोट्स दिखी और थोड़ी दूर एक टूटा हुआ क्रूज शिप आधा पानी में डूबा दिखा। जॉन ने सोचा कि शायद अंदर कुछ काम की चीजें मिल जाएं, इसलिए वो सावधानी से जहाज के अंदर गया। तभी उसके कम्युनिकेशन डिवाइस में आवाज आई, जहां वो आवाज बोल रही थी कि एक तेज रेडियो एक्टिव तूफान बन रहा है और कुछ ही समय में उस इलाके तक पहुंचने वाला है। ये सुनते ही जॉन समझ गया कि अब यहाँ रुकना खतरनाक है, इसलिए वो तुरंत जहाज से बाहर निकला और पूरी ताकत से बेस की ओर दौड़ पड़ा। तभी आसमान में काले बादलों जैसा उठता हुआ रेडिएशन का तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब वो किसी तरह दौड़ते हुए बंकर के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा और अंदर मौजूद टीम को दरवाजा खोलने के लिए इशारा किया। तभी भारी स्टील का दरवाजा खुला, लेकिन उसे ज्यादा देर तक खुला नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि तूफान अंदर घुस सकता था। ये देखकर जॉन छलांग लगाकर अंदर पहुंचा और उसके पीछे दरवाजा तुरंत बंद कर दिया गया। उसी समय बंकर के अंदर एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी। कम्युनिटी हॉल में सभी सदस्य इकट्ठा थे और सामने की पंक्ति में जॉन की पत्नी एलिसन भी बैठी थी, जो अब नेतृत्व की भूमिका निभा रही थी। मीटिंग का मुख्य एजेंडा साफ था, राशन की स्थिति। इस पर एडम नाम का आदमी अपनी रिपोर्ट पेश कर रहा था, जहां वो बता रहा था कि खाने पीने का सामान तेजी से कम हो रहा है। इसलिए उसने ये उम्मीद जताई कि आगे जाके अगर हालात सुधरे तो शायद अगले साल बाहर खेती शुरू की जा सकती है। लेकिन डॉक्टर अमीना ने उसकी बात को तुरंत खारिज कर दिया। उसने साफ कहा कि बाहर की जमीन अब भी जहरीली है। उसका ये भी मानना था कि बंकर ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए उन्हें किसी नई और सुरक्षित जगह की तलाश करनी होगी। लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया। उनका कहना था कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं और आइसलैंड भी खत्म हो चुका है। ऐसे में बाहर निकलना आत्महत्या जैसा होगा। तभी एलिसन ने अपनी जानकारी साझा की। उसने बताया कि उसने सुना है कि वेस्टर्न यूरोप अपेक्षाकृत सुरक्षित है, क्योंकि वहां रेडियो एक्टिव तूफान कम आते हैं। डॉक्टर अमीना ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए समझाया कि क्लार्क कॉमेट का मुख्य हिस्सा वेस्टर्न यूरोप में गिरा था। उस टक्कर से वहां एक विशाल क्रेटर और ऊंचे पहाड़ बन गए थे। उन्हीं पहाड़ों ने रेडियो एक्टिव हवाओं को उस क्षेत्र में फैलने से काफी हद तक रोक दिया, जिससे वहां नई जिंदगी पनपने की संभावना हो सकती है। लेकिन जनरल ने गंभीर आवाज में कहा कि ग्रीनलैंड से वेस्टर्न यूरोप तक पहुंचना बेहद कठिन और खतरनाक सफर होगा। उसने ये भी बताया कि यूरोप में बचे हुए समूहों के बीच आपसी लड़ाइयों और संसाधनों को लेकर संघर्ष की खबरें मिल रही हैं। मतलब अगर वे वहां पहुंचे भी तो खतरा खत्म नहीं होगा। तभी अचानक पूरा बंकर हल्के झटके से हिलने लगा, लेकिन कुछ ही देर में सब शांत हो गया। जनरल ने तुरंत घोषणा की कि घबराने की जरूरत नहीं है। फिर उसने भरोसा दिलाया कि ये बंकर क्लार्क कॉमेट की सीधी मार झेल चुका है, इसलिए वे यहाँ सुरक्षित हैं। इसी बीच कंट्रोल रूम में एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि कुछ लोग अब भी बाहर फंसे हुए हैं और मदद मांग रहे हैं। ये खबर सुनकर माहौल फिर सीरियस हो गया। एडम ने साफ कहा कि बंकर पहले से ही अपनी सीमा तक भरा हुआ है और वे और लोगों को जगह नहीं दे सकते। लेकिन एलिसन ने इंसानियत का हवाला देते हुए फैसला जनता पर छोड़ने का सुझाव दिया। फिर वोटिंग कराई गई और बहुमत ने रेस्क्यू मिशन के पक्ष में वोट दिया। तब यह तय हुआ कि अगली सुबह एक टीम बाहर भेजी जाएगी। उधर उनका बेटा नेथन बंकर के स्कूल में पढ़ रहा था। उसे तारों और अंतरिक्ष में खास रुचि थी। उसी दिन शिक्षक ने बच्चों को बताया कि समरा कॉमेट का एक बड़ा हिस्सा अब भी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में फंसा हुआ है। इसके बाद एलिसन और नेथन कम्युनिटी हॉल में पहुंचे, जहां लोग दिन भर की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। जॉन भी वहां आया और उसने एलिसन को वो छोटा सा फूल दिया जो उसे टूटे हुए जहाज के अंदर मिला था। वो बंजर दुनिया में बची हुई किसी उम्मीद जैसा था, लेकिन एलिसन मुस्कुरा नहीं पाई,
क्योंकि उसे हर बार जॉन के बाहर जाने की चिंता सताती थी। फिर भी उसने उसके प्रयास और हिम्मत के लिए धन्यवाद कहा। बाद में दोनों ने नेथन से बात की, जहां एलिसन ने बताया कि नेथन को बिना अनुमति के बाहर जाने की कोशिश करते देखा गया था। ये सुनकर जॉन सख्त हो गया। उसने नेथन को डांटा और समझाया कि बाहर की दुनिया खेल की जगह नहीं बल्कि जानलेवा है। लेकिन नेथन ने कहा कि वो खुद अपनी आंखों से आसमान और उस रिंग को देखना चाहता है। उसकी जिद सुनकर जॉन नाराज हो गया। तब एलिसन ने हल्के व्यंग्य में कहा कि नेथन बिल्कुल अपने पिता की तरह ही जिद्दी हो रहा है। उनकी ये छोटी सी बहस भी उस बड़ी अनिश्चित दुनिया की तरह थी, जहां हर फैसला डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। फिर अगली सुबह तय योजना के अनुसार रेस्क्यू टीम बंकर से रवाना हुई। सभी कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर उनकी लोकेशन देख रहे थे, जहां टीम ने फंसे हुए कुछ लोगों को सफलतापूर्वक ढूंढ निकाला और उन्हें साथ लेकर वापस लौटना शुरू किया। उसी समय जॉन अपनी इंजीनियरिंग ड्यूटी पर था। निरीक्षण करते हुए उसकी नजर दीवार के एक कोने पर पड़ी, जहां पत्थर हल्का सा खिसका हुआ था। उधर रेस्क्यू टीम ने रेडियो पर संदेश भेजा। उन्होंने बताया कि थोड़ी दूरी पर और लोग फंसे हुए हैं और वे वहां जाने की अनुमति चाहते हैं। एडम ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन एलिसन इस फैसले पर खुली चर्चा करना चाहती थी। लेकिन तभी अचानक उनका टीम से संपर्क टूट गया। इससे पहले कि कोई फैसला लिया जाता, पूरा बंकर जोर जोर से हिलने लगा। कुछ ही मिनटों में हालात बेकाबू हो गए। लाइटें झपकने लगीं और लोग इधर उधर भागने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे बंकर खुद टूट कर गिर जाएगा। फिर धीरे धीरे झटके कम होने लगे। झटके रुकते ही जॉन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने सबसे पहले एलिसन को ढूंढा। वो गिर गई थी, लेकिन होश में थी। इसके बाद जॉन ने उसे संभाला और दोनों तुरंत नेथन की ओर दौड़े। उनका बेटा डरा हुआ था, लेकिन ठीक था। एलिसन ने उसे गले लगाया, जबकि जॉन ने तेजी से उसे जरूरी सामान इकट्ठा करने को कहा। इसी बीच जॉन को एहसास हुआ कि हालात फिर बिगड़ सकते हैं, इसलिए वो तुरंत स्टोरेज रूम की ओर भागा और अतिरिक्त मास्क उठा लिए, ताकि अगर हवा में रेडिएशन फैल जाए तो उनका परिवार सुरक्षित रह सके। फिर वो वापस एलिसन और नेथन के पास पहुंचा। तीनों ने जल्दी जल्दी मास्क पहन लिए और बंकर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन मुख्य कॉरिडोर पहले ही लोगों से भर चुका था। ये देखकर जॉन ने फैसला किया कि वे इस भीड़ में फंस नहीं सकते, इसलिए वो अपने परिवार को लेकर दूसरे इमरजेंसी रास्ते की ओर मुड़ा। लेकिन वहां पहुंचने पर देखा कि वो रास्ता भी मलबे से ढका हुआ है। लेकिन उनके पास रुकने का समय नहीं था, इसलिए जॉन ने पहले खुद झुककर एक संकरी जगह बनाई। फिर एलिसन और नेथन को नीचे झुककर रेंगते हुए बाहर निकलने को कहा। किसी तरह वे टूटे हुए कंक्रीट के बीच से निकलने में सफल हो गए और कुछ ही पलों बाद वे बंकर के बाहर खुली हवा में पहुंच गए थे। लेकिन बाहर का दृश्य और भी भयावह था, क्योंकि जमीन दरकी हुई थी और लोग समुद्र की ओर भाग रहे थे, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता लग रहा था जहां से बचा जा सकता था। भागते हुए उन्हें भीड़ में डॉक्टर अमीना मिली, इसलिए वे उसे अपने साथ लेकर तुरंत समुद्र की ओर बढ़ गए। लेकिन वहां भी अफरा तफरी मची हुई थी। दर्जनों लोग लाइफ बोट में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। धक्का मुक्की के बीच उन्होंने ये भी देखा कि कुछ लोग एडम का मास्क छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जॉन और एलिसन तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़े और उसे भीड़ से बाहर निकाल लिए। लेकिन उसी अफरा तफरी में किसी ने जॉन का मास्क झपट लिया। एक पल के लिए वो खुली हवा के संपर्क में आ गया, लेकिन उसने तुरंत अपना मुंह कपड़े से कसकर बांध लिया। अब उनके पास रुकने का कोई विकल्प नहीं था। तभी उन्हें थोड़ी दूरी पर एक खाली लाइफ बोट दिखाई दी। ये देखकर वे तेजी से उसकी ओर दौड़े, अंदर कूदे और दरवाजा बंद कर दिए। इसके बाद पायलट ने इंजन चालू किया और नाव को किनारे से दूर ले जाने लगा। तभी दूर से समुद्र का पानी अजीब तरीके से पीछे हटता दिखाई दिया और अगले ही क्षण एक विशाल लहर उनकी ओर बढ़ती नजर आई। और कुछ ही सेकंड बाद सुनामी ने तट पर खड़े लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और सब कुछ बहा दिया। उनकी लाइफ बोट भी जोर से उछली, लेकिन वो लहर को झेल गई। अब उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आगे कहां जाए, क्योंकि उनके पास केवल एक हफ्ते का राशन बचा था। काफी चर्चा के बाद उन्होंने इंग्लैंड की ओर जाने का फैसला किया। अब दिन बीतते गए। फिर एक दिन नाव के इंजन में खराबी आ गई, लेकिन जॉन ने अपनी इंजीनियरिंग समझ से इंजन खोलकर समस्या ढूंढी और उसे ठीक कर दिया। फिर अगली सुबह अचानक नाव रुक गई। इस बार पायलट ने बताया कि ईंधन पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब वे सिर्फ समुद्री धाराओं के भरोसे थे। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। राशन घटता जा रहा था और सबके चेहरों पर चिंता साफ दिखने लगी। फिर एक झटका लगा, जहां नाव किसी ठोस चीज से टकराई। बाहर झांक कर देखा तो पानी के नीचे किसी शहर का ढांचा नजर आया। ये देखकर जॉन ने पहचान लिया कि ये लिवरपूल शहर था, जिसका आधा हिस्सा अब समुद्र में डूब चुका था। इसके बाद उन्होंने नाव को धीरे धीरे खींचकर ऊंची जमीन की ओर लगाया और उतरकर आश्रय ढूंढने लगे। आसपास वीरानी थी, लेकिन कुछ दूरी पर उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए। वे चुपचाप उनका पीछा करते हुए एक सुरक्षित रेस्क्यू बंकर तक पहुंचे, जहां सेना तैनात थी। जब वे अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तब सैनिकों ने उन्हें रोक लिया।
तब एडम ने बताया कि वे ग्रीनलैंड के बंकर से आए हैं और शरण चाहते हैं, लेकिन सैनिकों ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया और उनके पहचान पत्र मांगे। जांच के दौरान पता चला कि केवल एलिसन के पास ही वैध पहचान पत्र था, इसलिए सैनिक उसे ही अंदर जाने की अनुमति दे रहे थे, लेकिन बाकी लोगों को नहीं। ये देखकर एडम भड़क उठा और सैनिकों से बहस करने लगा। तभी पीछे खड़ी भीड़ बेकाबू हो गई और जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। हालात बिगड़ते देख सैनिकों ने चेतावनी दी, लेकिन अफरा तफरी बढ़ गई। तब अचानक गोलियां चलीं और एडम वहीं गिर पड़ा। ये देखकर जॉन और डॉक्टर अमीना ने एडम को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी दूर आसमान में एक रेडियो एक्टिव तूफान उठता हुआ दिखाई दिया। ये दृश्य देखते ही जॉन ने तुरंत डॉक्टर अमीना से कहा कि अगर वे यहाँ रुके तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वे भागते हुए सड़क की ओर आए और एक गुजरती गाड़ी को रोका। ड्राइवर पहले हिचकिचाया और बदले में कुछ मांगने लगा। समय कम था, इसलिए जॉन ने अपनी कलाई से घड़ी उतारी और उसे दे दी। तब ड्राइवर ने दरवाजा खोला और वे जल्दी से अंदर बैठ गए। इसके बाद गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी और वे तूफान की सीमा से बाहर निकलने में सफल हो गए। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्होंने तय किया कि अब उन्हें लंदन पहुंचना चाहिए, जहां एलिसन की पुरानी दोस्त मैकेंजी रहती थी। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी जंगल के किनारे रोक दी। सभी थके हुए थे, इसलिए उन्होंने कुछ देर रुकने का फैसला किया। फिर वे थोड़ा हल्का होने और आसपास का हाल देखने के लिए जंगल के अंदर चले गए। इसी दौरान जॉन ने ड्राइवर के साथ बातचीत शुरू की। तभी नेथन अपने पिता के पास आकर खड़ा हो गया, लेकिन अचानक जमीन हल्की सी कांपने लगी। जॉन तुरंत सतर्क हो गया। फिर उसने जोर से सबको किसी मजबूत चीज को पकड़ने के लिए कहा। इसके बाद उसने नेथन को कसकर अपनी बाहों में लिया और पास खड़े एक मजबूत पेड़ को पकड़ लिया। उसी क्षण आसमान से तेज रोशनी चमकी और अनगिनत उल्काएं गिरने लगीं। कुछ देर बाद गिरते पत्थरों की रफ्तार कम हुई और हालात थोड़ा शांत होने लगे। तभी जॉन ने देखा कि ड्राइवर घबराकर अपनी कार की ओर भाग रहा है। उसने उसे आवाज देकर रोका और चेतावनी दी कि अभी भी खतरा टला नहीं है, लेकिन ड्राइवर के लिए उसकी कार ही सबसे कीमती चीज थी, इसलिए वो बिना रुके उसी की ओर दौड़ता रहा। और तभी अचानक आसमान से गिरता हुआ एक बड़ा टुकड़ा सीधे उसके ऊपर आ गिरा। अब जब उल्का वृष्टि पूरी तरह थम गई तो चारों सावधानी से आगे बढ़े। फिर वे कार तक पहुंचे, उसमें से जरूरी सामान, पानी और कुछ औजार निकाले और लंदन की दिशा में चल पड़े, ये जानते हुए कि रास्ता लंबा है। फिर कई घंटों की थकाऊ यात्रा के बाद वे आखिर में लंदन पहुंचे और एलिसन की दोस्त मैकेंजी के घर के बाहर रुके। दरवाजा खुलते ही मैकेंजी बंदूक ताने सतर्क खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें पहचाना उसका चेहरा बदल गया। इसके बाद वो तुरंत उन्हें अंदर ले गई। घर के अंदर का दृश्य अलग था, जहां कई अल्जाइमर के मरीज रह रहे थे। मैकेंजी ने बताया कि इन लोगों को बाहर की तबाही के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसलिए वो उन्हें सुरक्षित अज्ञान में ही रखती है। अब रात गहरी हो चुकी थी, इसलिए सब लोग सोने चले गए। तभी अचानक एलिसन की नींद जॉन की तेज खांसी से खुल गई। वो घबराकर उसके पास गई और ये देखकर स्तब्ध रह गई कि वो खून खांस रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद जॉन ने सच बताया। उसने कहा कि लंबे समय तक रेडियो एक्टिव हवा में काम करने की वजह से उसका शरीर अंदर से बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। डॉक्टरों ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसके पास शायद सिर्फ 6 हफ्ते बचे हैं। ये सुनकर एलिसन ने तुरंत कहा कि यह जगह एक तरह से अस्पताल है, यानी उसका इलाज यहाँ हो सकता है। लेकिन जॉन जानता था कि यह बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती। उसने शांत स्वर में कहा कि उन्हें क्रेटर की ओर जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने आखिरी दिनों में परिवार के लिए एक सच में सुरक्षित जगह ढूंढना चाहता है। अगली सुबह उन्होंने फिर से यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। मैकेंजी ने उन्हें एक कार दी, साथ में कुछ जरूरी सामान और सुरक्षा के लिए एक बंदूक भी। इसके बाद उन्होंने उसे धन्यवाद कहा और कार में बैठकर आगे की यात्रा पर निकल पड़े। लंबा रास्ता था, इसलिए माहौल हल्का रखने के लिए वे बीच बीच में छोटे छोटे खेल खेलते रहे। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि अचानक गोली चलने की आवाज आई और डॉक्टर अमीना के सीने में गोली लग गई। ये देखकर वे तुरंत कार से बाहर निकले। फिर जॉन ने बंदूक संभाली और हमलावरों की दिशा में जवाबी फायर किया। एक आदमी पीछे से हमला करने आया, लेकिन जॉन ने मुड़कर उसे गिरा दिया। फिर कुछ ही देर में जॉन की गोलियां खत्म हो गईं। तभी एक और हमलावर उसकी ओर बढ़ने लगा। हालात बेहद खतरनाक हो गए थे, लेकिन उसी समय एलिसन ने जमीन पर गिरे हमलावर की बंदूक उठाई और बिना हिचकिचाए उस आदमी पर गोली चला दी। जब चारों ओर सन्नाटा छा गया तो उन्होंने नेथन को देखा। वो डरा हुआ था लेकिन सुरक्षित था, पर डॉक्टर अमीना अब जीवित नहीं थी। ये देखकर उन्होंने पास की जमीन खोदकर उसे वहीं दफनाया। जॉन ने कुछ शब्द कहे और उसे सम्मान के साथ विदाई दी। इसके बाद सभी भारी मन से वहां से आगे बढ़ गए। कई घंटों की ड्राइव के बाद वे इंग्लिश चैनल के किनारे पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए, क्योंकि जहां कभी समुद्र हुआ करता था वहां अब दूर तक सूखी फटी हुई जमीन फैली थी। ये विनाश का डरावना संकेत था, लेकिन उनके लिए एक फायदा भी था, क्योंकि अब उन्हें समुद्र पार करने के लिए नाव की जरूरत नहीं थी। फिर उन्होंने कार को सूखी समुद्री जमीन पर उतारा और सीधे फ्रांस की ओर बढ़ने लगे।
रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन कार अभी चल रही थी। कुछ घंटों बाद उन्होंने देखा कि आगे कई गाड़ियां खड़ी थीं। वे भी अपनी गाड़ी रोककर नीचे उतरे और आगे बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सामने जमीन के बीचों बीच एक विशाल और गहरी खाई फैली हुई थी, जो लंबी दरार की तरह दिखाई दे रही थी। लेकिन उस खाई के ऊपर कुछ बचे हुए लोगों ने लकड़ी और रस्सियों की मदद से एक अस्थायी पुल बना रखा था, जहां लोग बड़ी सावधानी से उस पुल को पार कर रहे थे। ये देखकर जॉन ने अपने परिवार की ओर देखा और समझ गया कि अब आगे बढ़ने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। इसके बाद वे पुल के पास पहुंचे, लेकिन नेथन उस संकरे और हिलते हुए पुल को देखकर डर गया। ये देखकर जॉन झुका और उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला कि वे साथ हैं। फिर नेथन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। अब तेज हवा चल रही थी, पुल हर कदम पर डगमगा रहा था, लेकिन वे धीरे धीरे संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ते रहे और जैसे तैसे वो एक पुल पार कर गए। लेकिन वो पुल पार करने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली, क्योंकि आगे एक सीढ़ी नुमा रस्सी का पुल था जो गहरी खाई के ऊपर झूल रहा था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे झुककर और हाथों से मजबूती से पकड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे बीच तक पहुंचे, तभी भूकंप का एक और तेज झटका आया, जिससे पुल बुरी तरह हिलने लगा। उन्होंने पूरी ताकत से रस्सियों को पकड़ा। तभी पीछे से एक आदमी घबराकर उनकी ओर कूदा, जिससे नेथन का संतुलन बिगड़ गया। लेकिन आखिरी क्षण में उसने रस्सी की सीढ़ी पकड़ ली। फिर जॉन ने झुककर उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से उसे ऊपर खींच लिया। इसके बाद वे बिना रुके आगे बढ़ते गए। जैसे ही वे दूसरी तरफ पहुंचे, पीछे से जोरदार आवाज गूंजी, जहां पूरा रस्सी पुल टूटकर गहरी खाई में गिर गया। जो लोग पीछे रह गए थे, वे भी अंधेरे में समा गए। इसके बाद वे कुछ देर चुपचाप चलते रहे। चारों ओर इतनी तबाही थी कि यह समझना मुश्किल था कि वे सच में फ्रांस की जमीन पर हैं या नहीं। लेकिन तभी अचानक सामने से एक आदमी ने उन पर बंदूक तान दी। ये देखकर जॉन ने धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाए और शांत स्वर में अपना परिचय दिया। उसने कहा कि वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वे सिर्फ क्रेटर की ओर जाना चाहते हैं। आदमी ने कुछ पल उन्हें गौर से देखा, फिर धीरे से हथियार नीचे कर दिया और इशारे से उन्हें अपने साथ आने को कहा। वो उन्हें एक छोड़ी हुई पुरानी चक्की तक ले गया, जिसे उसने अपना घर बना लिया था। अंदर सोलर पैनल लगे थे और उसने किसी तरह बिजली की व्यवस्था कर रखी थी। उसने रेडियो एक्टिव हवा को फिल्टर करने के लिए भी अस्थायी सिस्टम बना रखा था। इसके बाद उसने अपनी पत्नी और बेटी क्लारा से उनका परिचय कराया। फिर उस आदमी ने अपनी पत्नी के बारे में बताया। उसने कहा कि कुछ समय पहले रेडियो एक्टिव हवा के संपर्क में आने से उसका शरीर बुरी तरह प्रभावित हो गया था। कुछ देर के बाद वे सब साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते हुए उस आदमी ने पूछा कि वे क्रेटर तक क्यों जाना चाहते हैं। जॉन ने सच बताया कि उन्होंने कई से सुना था कि वही जगह इंसानियत की आखिरी उम्मीद है, जहां शायद रेडिएशन कम है और नई जिंदगी पनप सकती है। ये सुनकर वो आदमी सीरियस हो गया। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वहां पहुंचना आसान नहीं है। उसने बताया कि वेस्टर्न अलायंस और बची हुई फ्रेंच सेना उस इलाके की रक्षा कर रही है, जबकि ईस्टर्न अलायंस क्रेटर के संसाधनों पर कब्जा करना चाहती है। अब वो पूरा क्षेत्र युद्ध का मैदान बन चुका है। उसे पार करना लगभग असंभव है और जो कोशिश करते हैं वे अक्सर लौटकर नहीं आते। लेकिन ये सुनकर भी जॉन और उसका परिवार पीछे हटने को तैयार नहीं था। उनकी नजर में अब वही आखिरी उम्मीद थी। उनकी जिद देखकर उस आदमी ने आखिर में उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने एक पुराना नक्शा निकाला और जमीन पर फैलाकर समझाने लगा कि वे सीधे रास्ते से न जाएं। उसने कुछ घुमावदार रास्ते दिखाए जिनसे वे युद्ध क्षेत्र से बचते हुए आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसने कहा कि सफर मुश्किल होगा, लेकिन अगर वे वेस्टर्न अलायंस के बेस तक पहुंच गए तो वहां कमांडर जेनेट के बारे में पूछें और उसे ये फोटो दिखाएं। उसने बताया कि वो और जेनेट पुराने दोस्त रहे हैं और शायद वो उनकी मदद कर सकता है। फिर उसने एक और विनती की। उसने कहा कि वे उसकी बेटी क्लारा को भी अपने साथ ले जाएं, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बेटी को इस बर्बाद दुनिया से बेहतर भविष्य मिले। एलिसन ने यह सब सुन लिया। उसने उसकी आंखों में देखकर भरोसा दिलाया कि वे क्लारा को सुरक्षित क्रेटर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद क्लारा अपने माता पिता से लिपटकर रो पड़ी। भावुक विदाई के बाद वो जॉन के परिवार के साथ चल पड़ी। अब उनका ग्रुप 5 लोगों का हो चुका था और वे क्रेटर की दिशा में निकल पड़े। पर रास्ते में एक जगह वे थोड़ी देर आराम करने रुके ही थे कि अचानक कुछ सैनिकों ने उन्हें देख लिया। वे वेस्टर्न अलायंस के सैनिक थे। उन्होंने सख्त आवाज में कहा कि ये इलाका आम लोगों के लिए प्रतिबंधित है। सैनिक फ्रेंच भाषा में बात कर रहे थे, इसलिए परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कह रहे हैं। तभी क्लारा आगे बढ़ी और फ्रेंच में समझाया कि वे कमांडर जेनेट को ढूंढ रहे हैं, जो उसके पिता का दोस्त है। सैनिकों ने पहले साफ मना कर दिया, लेकिन जॉन ने हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाई। कुछ देर की बातचीत के बाद सैनिकों ने आपस में विचार किया और अंततः उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने रात होने का इंतजार किया। अंधेरा होते ही एक सैनिक उन्हें चुपचाप अपने साथ ले गया ताकि वे बिना किसी का ध्यान खींचे युद्ध क्षेत्र को पार कर सकें।
लेकिन रास्ते में उन्होंने दूर से गोलियों की चमक और धमाकों की आवाजें सुनी, जहां वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस के बीच भीषण लड़ाई चल रही थी। ये देखकर सैनिक ने उन्हें झुककर चलने और हर आवाज पर सतर्क रहने को कहा। वे मलबे और टूटी दीवारों के बीच से गुजरते रहे। जगह जगह बिखरी लाशें युद्ध की भयावहता दिखा रही थीं। अब कई खतरनाक मोड़ पार करने के बाद वे आखिर में वेस्टर्न अलायंस द्वारा बनाए गए एक सुरक्षित बंकर तक पहुंच गए। वहां से सैनिकों ने उन्हें एक ट्रक में बैठाया और आगे स्थित एक बड़े बेस कैंप की ओर ले गए, जहां कमांडर जेनेट के होने की उम्मीद थी। रास्ते में क्लारा ने दूर दिखाई दे रहे ऊंचे पहाड़ों की ओर इशारा किया। उसने कहा कि ये पहाड़ पहले यहाँ नहीं थे, यानी क्रेटर उन्हीं के पीछे होना चाहिए। फिर बेस कैंप पहुंचकर जॉन ने वहां के अधिकारी से बात की। उसने कमांडर जेनेट के बारे में पूछा और वो पुरानी फोटो दिखाई जो क्लारा के पिता ने दी थी। अधिकारी कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने उन्हें एक ओर ले जाकर एक ढका हुआ शव दिखाया जो कमांडर जेनेट का था। ये दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई, लेकिन फिर भी जॉन ने खुद को संभाला और अधिकारी से विनती की कि वे उन्हें क्रेटर तक पहुंचने का रास्ता बता दें। लेकिन अधिकारी ने सख्त स्वर में मना कर दिया। उसने कहा कि आगे का क्षेत्र अत्यधिक खतरनाक है और वे किसी आम नागरिक को वहां नहीं भेज सकते। तब जॉन ने आखिरी बार विनती की। उसने बताया कि वो एक मरता हुआ आदमी है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वो सिर्फ अपने परिवार को एक सुरक्षित जगह तक पहुंचाना चाहता है। उसकी थकी हुई आंखें और कमजोर आवाज देखकर अधिकारी कुछ पल के लिए नरम पड़ गया और आखिर में उसने अपने अधीनस्थ को आदेश दिया कि उन्हें क्रेटर की ओर जा रही अगली बस में जगह दी जाए। कुछ देर बाद वे बस में सवार हो गए। थके हुए लेकिन उम्मीद के सहारे वे आखिरकार क्रेटर की दिशा में रवाना हुए। लेकिन सफर फिर से आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। जहां कुछ डाकुओं ने बस को घेर लिया, उन्होंने बस के गार्ड्स पर हमला किया और उन्हें मार गिराया। ड्राइवर को भी गोली मार दी गई, जिससे बस झटके से रुक गई। इसके बाद डाकू बस में चढ़ाए और चिल्लाकर सभी यात्रियों को नीचे उतरने का आदेश दिया। लेकिन जॉन चुपचाप खड़ा नहीं रहा। उसने बाकी लोगों से फुसफुसाकर कहा कि वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें और मौका मिलते ही भाग जाएं। फिर अचानक उसने पास खड़े एक डाकू पर झपट्टा मारा। तभी दूसरा डाकू उसकी ओर दौड़ा, लेकिन झड़प में वो भी मार गिराया गया। उसी समय बस के अंदर से 2 गोलियों की आवाज गूंजी। बाहर खड़े लोग ठिठक गए। कुछ पल बाद दरवाजा खुला और जॉन बाहर निकला। वो घायल था लेकिन जिंदा था। ये देखकर एलिसन और बाकी लोगों ने तुरंत उसे संभाला और प्राथमिक इलाज किया। फिर उन्होंने बस में वापस बैठकर वहां से निकलने का फैसला किया। इस बार एलिसन ड्राइवर की सीट पर बैठी और बस को आगे बढ़ाया। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ता इतना टूटा और खतरनाक हो गया कि बस आगे नहीं जा सकी, इसलिए उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन जॉन की हालत कमजोर थी, इसलिए एलिसन, नेथन और क्लारा ने मिलकर उसे सहारा दिया। धीरे धीरे पत्थरों और ढलानों को पार करते हुए वे ऊपर चढ़ते गए। हर कदम मुश्किल था, लेकिन मंजिल करीब थी। आखिर में वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां खड़े होकर उन्होंने जो देखा वो उनकी सारी पीड़ा से बड़ा था, क्योंकि उनके सामने क्लार्क का विशाल क्रेटर फैला हुआ था, जहां हरियाली थी, साफ पानी बह रहा था और आसमान नीला और शांत था। वो जगह वैसी ही थी जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। ये दृश्य देखकर जॉन ने सबको कुछ देर बैठने को कहा। उसके चेहरे पर गहरी संतुष्टि थी। वो जानता था कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया है, जहां उसका परिवार अब सुरक्षित रहेगा। तब अचानक उसका शरीर डगमगाया और वो जमीन पर गिर पड़ा। एलिसन और नेथन तुरंत उसके पास झुके। तभी जॉन ने धीमी आवाज में कहा कि अब उसे शांति महसूस हो रही है, क्योंकि उसने अपने परिवार को सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया है। फिर कुछ ही पलों बाद उसकी सांसें थम गईं। नेथन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मजबूत बना रहा और उसने अपने पिता को विदाई देते हुए वही शब्द दोहराए जो उसने उनसे सीखे थे। और यहीं पर ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।